नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कैलाश चंद्र गहतोड़ी के परिजनों से मुलाकात की। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने हेलीपैड पर वरिष्ठ बीजेपी नेता दीपक बाली और तमाम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का बुके देकर स्वागत किया। तैयारियां हैं पहले कुछ कमी आ रही थी, सब ठीक प्रकार से सभी लोग आपस में अच्छा समन्वय करें। चारधाम यात्रा एक बहुत कठिन यात्रा भी है और पूरे देश में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। हमारा प्रयास है सबकी यात्रा आसान होनी चाहिए, सरल यात्रा हो, किसी को कोई परेशानी न हो। उस सभी विभागों का लगातार काम चल रहा है, कल से इसका प्रारंभ हो जाएगा। और हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि को लेकर के वन विभाग और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभी जंगलों में लगी आग बुझ गई है, लेकिन हमें भविष्य में वनाग्नि को रोकने के लिए कई प्रकार की योजना पर काम करने की जरूरत है। स्थानीय लोगों का सहयोग लेने के साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। संवेदनशील जगहों पर फायर लाइन बिछाने की जरूरत है। जंगलों में आग लगने के चलते तापमान काफी अधिक हो गया है। ऐसे में पेयजल समस्या हो या बिजली की, वो नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि उसे लेकर विभाग और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। सभी स्थानों पर श्रेणी हो गई है, जो कि पूरी तरह से खत्म हो गई है। पेयजल भी एक हमारे लिए बड़ी समस्या है, चुनौती है। तो पेयजल की भी समीक्षा की है। बनाने के लिए अन्य जो हमारे प्लान होते हैं, वन विभाग के उन प्लानों पर काम करना, फायर लाइन बनाना, लोगों का सहयोग भी उसमें लेना, जन जागरूकता को बढ़ाना, साथ में बिजली की समस्या बीच में न हो, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका भी हमने कहा है कि अभी से ठीक प्रकार से इंतजाम और सड़कों की स्थिति भी कहीं खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारधाम यात्रा के साथ साथ पूरे पर्यटकों का एक सीजन मई और जून में काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल यहाँ रहता है। तो उस पर भी हमने बात की है और जो भी आपदा से संबंधित तैयारियां हो सकती हैं, इन सब पर बात की। उन्हें सब कामों की और जो जल निगम है, अन्य जो भी सीवर लाइनें बन रही हैं या इस प्रकार की पाइपलाइनें जो बिछाई जा रही हैं। और थाना रायपुर क्षेत्र में एक कबाड़ी की दुकान पर सैन्य मोर्टार बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट होने से सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तत्काल पुलिस ने दून अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायलों का उपचार जारी है। इस मामले में थाना रायपुर पुलिस ने बताया कि इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति का हाथ उड़ गया और कुछ के शरीर के अंग गंभीर अवस्था में है। तो देहरादून से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर एक कबाड़ी की दुकान में बम ब्लास्ट हो गया, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। और उसी घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो कबाड़ी की दुकान थी, जिसके बाद से अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता परमजीत सिंह लांबा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। परमजीत, ये जो ब्लास्ट हुआ है, क्या कारण है? पहले घटना की पूरी जानकारी दीजिए। जोशी, देखिए, ये घटना जो है वो रायपुर क्षेत्र के किद्दो वाला एक गांव है और वहां पर एक कबाड़ी की दुकान में ये घटना घटी थी। आज सुबह लगभग 11:30 के आसपास की घटना है और ये घटनाक्रम इस तरह से शुरू हुआ है कि मालदेवता यहाँ पर एक फायरिंग रेंज है, सैन्य फायरिंग रेंज है, और इस रेंज से जो है वो मिसिंग जो मोटरार थे वो वहां पर जो है गिरे पड़े रहते हैं। वो पहले भी कई बार इस तरह की घटना सामने आ चुकी है और कबाड़ी यहाँ से जो मोटरार है उसको उठाकर लाए थे और बता रहे हैं कि ये जब कबाड़ी की दुकान में लाए थे तो इसको इन्होंने पीटना शुरू किया, यानी कि इसको
तोड़फोड़ इसके अंदर से जो तांबा निकलता है, छर्रे निकलते हैं, अलग अलग सामान जो निकलता है, इसको निकालकर वो जो है तोड़फोड़ कर रहे थे। तो इसी दौरान जो है वहां पर लगभग 7 से 8 लोग जो है वो बुरी तरह से जो घायल हो गए, क्योंकि ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद तत्काल जो है वहां 5 लोग जो है वो जमीन पर एकदम से गिर गए और 3 लोग अन्य लोग और जो दूर थोड़ा डिस्टेंस में थे वो लोग भी घायल हो गए। फिलहाल जो है 8 लोग टोटल घायल बता रहे हैं, जिसमें से 2 की हालत नाजुक है। घायल जो है वो 19 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के लोग हैं, देहरादून के ही रहने वाले हैं। 3 जो है वो कॉर्पोरेशन अस्पताल में एडमिट है, 5 जो है वो दून अस्पताल के सरकारी अस्पताल में एडमिट है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये मोर्टार कहां से क्यों उठा कर लाए, किस वजह से लेकर आए। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से कबाड़ी सामान उठा कर लाता है इसी तरह से ये लेकर आए थे। और ये पहली घटना नहीं है ज्योति, क्योंकि लगातार यहाँ पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। मालदेता जो फायरिंग रेंज है, यहाँ इस तरह के बम विस्फोट जो होते हैं वो मिसिंग जो होती है वो जंगल में पड़े रहते हैं और इस तरह से कबाड़ी यहाँ पहले भी उठाकर लाए। लेकिन आज की जो घटना है ये बड़ी घटना है। जैसे ही वो अपने कबाड़ी अपने दुकान में इसको पीट रहे थे उसका ब्लास्ट था और उससे इतनी बड़ी घटना हुई है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन 2 की हालत फिलहाल जो है वो नाजुक बताई जा रही है। जी ये तो ठीक है परमजीत की ये घटनाएं पहले भी होती रही, लेकिन सेफ्टी गाइडलाइन तो कुछ होगी ना, इसको लेकर के कोई गाइडलाइन है क्या? बिल्कुल, क्योंकि पहले भी यहाँ पर इस तरह की एहतियात के लिए यहाँ पर इस फायरिंग ये जोन जो है, फायरिंग रेंज जो है ये प्रतिबंधित है। लेकिन देर से यहाँ से जो लोग कबाड़ी हैं वो यहाँ पर घुस जाते हैं। पुलिस उसी चीज की अब तहकीकात कर रही है कि जब ये प्रतिबंधित इलाका है, इस जंगल में कैसे घुसे, इस फायरिंग रेंज में कैसे घुसे। सेना से भी इस बात के लिए जानकारी आदान प्रदान की जा रही है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक चूक है, क्योंकि स्थानीय जो पुलिस है उसका भी कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षा में चूक बताई जा रही है, क्योंकि वहां वो इलाका जब वो प्रतिबंधित है तो यहाँ कबाड़ी कैसे घुस जाते हैं और कैसे यहाँ से जो विस्फोटक पदार्थ है या इस तरह के जो सामान है वो कैसे उठा कर लाते हैं, इस बात की पुलिस जांच कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है सुरक्षा की चूक भी माना जाएगा। सुरक्षा की चूक है और 8 लोग कम नहीं होते हैं, ऐसे में और लोगों को भी खतरा हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। भारतीयों के रंग रूप की तुलना वाले सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सैम पित्रोदा के प्रतिक्रिया उनको दी है, उनके बयान पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सैम पित्रोदा का बयान रंगभेद को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बयान भारत की एकता को भंग करने वाला है। कांग्रेस नेता का यह बयान देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। पूर्व उत्तर भारतीयों की चीनी, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, पश्चिम को इस तरीके से उनके बयान से लोगों को आहत होता है। भारत की एकता अखंडता के लिए ये काफी घातक उन्होंने उसको बताया है। तो वहीं महेंद्र भट्ट ने मांग की है कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए और कहा कि कांग्रेस को ऐसे बयानबाजी करने वाले नेताओं को आजीवन पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का जो बयान है वो देश के अंदर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ रंग भेद को बढ़ावा देने का एक उनका बड़ा बयान है। खासतौर पर भारत की एकता अखंडता को भंग करने वाला बयान है। देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा पूर्वोत्तर भारतीयों को चीनी, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, पश्चिमी भारतीयों को अरब जैसा दिखने का जो बयान है, ये भारत के जो स्वरूप है, क्योंकि भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जहां हर प्रकार के फूल खिलते हैं, हर प्रकार की जलवायु रहती है और इस देश के अंदर जन्म लेना ईश्वर भी अपना सौभाग्य समझता हूं। और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के हाल ही में सोशल मीडिया पर आए वीडियोस पर बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा के वीडियो में उन्होंने देश के उत्तर पूर्वी लोगों की तुलना चीनी लोगों से और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से की है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। वहीं इसको लेकर देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये जो बयान है ये सैम पित्रोदा का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान। कांग्रेस पार्टी के वो एक अधिकृत नेता हैं और एक संस्था के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है और पूरे चुनाव को मैं कह सकता हूं कि एक तरह से डिस्टर्ब करने की रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं। तो अब कांग्रेस जो है
देश में अभी तक जातिवाद के नाम पर तुष्टीकरण कर रही थी, अब उसको जो है कि पूरा पश्चिम काले गोरे में ले आई। और विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का गुरुवार को विधिवत शुभारंभ किया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हंस फाउंडेशन के भोले जी महाराज, माता मंगला देवी, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, भरत मंदिर के महल वत्सल शर्मा, प्रथम मेयर अनीता ममगाई ने हरी झंडी दिखाकर बसों के पहले बेड़े को यात्रा मार्ग पर रवाना किया है। गुरुवार को आपको बता दें, बस ट्रांजिट कंपाउंड में चारधाम यात्रा की बसों को रवाना करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तमाम अतिथि पहुंचे, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सबसे पहले मैं चारधाम यात्रा पे आए श्रद्धालुओं का बहुत स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा का जो हमारा यहाँ ISBT ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति है, हर वर्ष यहाँ से अपनी बसों का बेड़ा प्रारंभ करती है। आज 135 बसें, जिसमें 4050 यात्री आज रवाना हुए हैं, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस अवसर पर अनेकों हमारे विशेष अतिथिगण यहाँ मौजूद थे, जिनके शुभाशीष से यात्रा आज प्रारंभ हुई है। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से माता मंगला और हमारे तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। आज संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करके शुभारंभ किया गया यात्रा का। हमारे पास लगभग 200 बसों की बुकिंग थी। गाड़ियां हमारे पास उपलब्ध है, यात्री हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वे स्लॉट सिस्टम के कारण यात्रा पूरी नहीं हो पा रही है। 200 में से लगभग 100 बसें, 132 बसें आज हमारी चारधाम यात्रा पर रवाना हुई है और तमाम हमारे श्रद्धालुओं वहां पे अटके पड़े हैं। तो हम सरकार से हमारा निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये ऑफलाइन की व्यवस्था खोली जाए, स्लॉट सिस्टम बंद किया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान हालातों को देखते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव होना जरूरी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने वनों में लगी आग की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में परिवर्तन की बात कह दी है। जंगलों पर वन मंत्री के वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर वीडियो कॉलिंग से काम चलाया जा सकता है तो फिर बॉर्डर पर सैनिकों की आवश्यकता ही नहीं है। फौज की जरूरत ही नहीं है, BC से काम चल जाना चाहिए। ये वनाग्नि जो है ये फील्ड वर्क है और इसमें जो सबसे बड़ी कमी आई है बीजेपी के शासन में, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक 2 काम होते थे। एक तो आग का जो सीजन होता था, जब पिरूल गिरता था चीड़ का, तो उस समय फायर वॉचर्स लगाए जाते थे। 2 या 3 महीने की एक फौरी नौकरी दी जाती थी, गांव वालों को मानदेय दिया जाता था, वो उस आग को बचाते थे। दूसरा, पेयजल की समस्या होती थी, खच्चर लगाने की व्यवस्था। जिन गांवों में पानी नहीं होता था या पाइप सप्लाई नहीं थी, बारिश की कमी की वजह से पानी सूख जाता था, तो खच्चर लगाए। ये दोनों व्यवस्थाएं इस सरकार। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। तैयारियों को लेकर के विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार यात्रा के प्रति बेहद लापरवाह है, इसलिए अभी तक चारधाम यात्रा मार्ग पर जैसी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए वैसी नजर नहीं आ रही हैं। ना तो हृदय रोग से संबंधित डॉक्टरों की तैनाती की गई है और ना ही यात्रा के दौरान दिल के मरीजों को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा अगर यही हालात रहे तो इस बार भी यात्रियों की मौत का आंकड़ा पहले से ज्यादा बढ़ सकता है। पिछली बारी मेरी जो प्रेस थी चारधाम यात्रा से पहले, उसका संज्ञान में आपके लाना चाहूंगा। मैंने उस बार कहा था कि पोस्ट कोविड इफेक्ट आएंगे और लोगों की मृत्यु ज्यादा होगी, वहां कार्डियक डॉक्टर्स और ऑक्सीजन की जरूरत है, जो आज भी है। क्योंकि आज भी अब तो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स के अलावा अब तो कोविशील्ड की बात भी आ गई। कोर्ट में जो उन्होंने हलफनामा दिया वो भी सामने आ गया है, तो अब तो और ज्यादा आवश्यकता है डॉक्टरों की। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से पिछली बार भी चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री, तीर्थाटन मंत्री गायब थे। इस समय भी दोनों गायब हैं, इस समय भी दोनों नहीं है। ना मेरे को लगता ऑक्सीजन पार्लर्स इस बार भी केदारनाथ या कहीं यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर ऊपर दिखाई देंगे बद्रीनाथ में, ना इस बार भी कार्डियक डॉक्टर्स की, क्योंकि इस तरह की कोई मीटिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है। और उत्तराखंड में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं पर सियासत भी तेज हो गई है।
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरा प्रदेश आपकी चपेट में है और मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार में जाने में जुटे हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की चिंता नहीं, जिससे वह एक अभिभावक के रूप में है? लगभग 15,000 हेक्टेयर अमूल्य जन संपदा, वन संपदा, वन्यजीव और मानव हानि होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री को इस प्रदेश की सुध लेने का समय नहीं है। ऐसे में प्रदेश पर गहराते संकट का शायद उन्हें या तो आभास नहीं है या जानबूझकर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि न्यायालय तक ने इसका संज्ञान ले लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कब लेंगे इसका पता नहीं है। चुनाव खत्म हुए हैं उत्तराखंड के, आप देश के हर प्रांत में एक स्टार प्रचारक की तरह घूम रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस प्रदेश के प्रति जिसने आपको मुखिया की कुर्सी तक पहुंचाया है, उस प्रदेश ने जिसने आपको अभिभावक की भूमिका दी है, उस प्रदेश का क्या जिसके आप सर्वे सर्वा बने बैठे हैं, उस प्रदेश में 900 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं हो गई, उस प्रदेश में। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुक्रवार को शुरू हो रही है। आपको बता दें कि 10 मई को केदारनाथ धाम के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। इसको लेकर के धर्मनगरी हरिद्वार से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। हरिद्वार से भी तीर्थ यात्रियों के कई जत्थों को रवाना किया गया है। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से ट्रैवल व्यवसायी खासी नाराज है। उनका कहना है कि हरिद्वार में यात्री रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगे हैं और उनकी गाड़ियां पार्किंग में खाली पड़ी हैं। परेशानी तो आ ही रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के कारण बहुत सारे लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो इस तरह से यात्रा पे जाने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। तो गाड़ी भी है, यात्री भी है, लेकिन हम भेज नहीं पा रहे हैं और दोनों ही चीज खाली है। यात्री पर्यटन कार्यालय में परेशान हो रहा है और हमारी गाड़ियां पार्किंग में खाली है। तो रजिस्ट्रेशन ना होने से वैसे यात्री बहुत अच्छी संख्या में आया है, पहले से ही बड़ी अच्छी संख्या है, क्योंकि यात्रा लेट है तो संख्या बहुत शानदार है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन की सीमित संख्या के कारण तो यात्री बहुत परेशानी उठा रहा है और यहाँ का कारोबारी भी बहुत परेशानी उठा रहा है। चारधाम यात्रा के पूरा प्रदेश, पूरा देश और जितने भी मतलब आस्था रखते हैं तो सब तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं और चारधाम यात्रा पे जाना चाहते हैं। कल अक्षय तृतीया का शुभ दिवस है और चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है। उसके साथ ही आज हरिद्वार से एक दिन पहले से जो यात्री हैं, वो तीर्थ यात्री हैं, वो चारधाम यात्रा पे रवाना होते हैं। आज काफी बड़ी संख्या में यहाँ से यात्री निकले हैं। हमारी उन सभी तीर्थ यात्रियों को बहुत शुभकामनाएं हैं कि उनकी यात्रा मंगलमय हो, अच्छे से दर्शन हो उनको। और जितना भी पर्यटन व्यवसायी हैं, जो भी अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सब अपनी तरफ से बहुत प्रयास करें कि उनकी यात्रा सुखमय रहे, आरामदायक रहे और किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली तीसरे पड़ाव गौरीमाई मंदिर गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान कर चुकी है। बीते 6 मई को देवडोली श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रवास हेतु पहुंची और मंगलवार 7 मई को दूसरे पड़ाव फाटा पहुंची। वहीं 8 मई देर शाम को पंचमुखी डोली गौरा माता मंदिर गौरीकुंड पहुंची। गौरतलब है कि केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे हैं। भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की देवडोली को दर्शकों से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक बिना कुछ पहने पैदल चलकर पहुंचाते हैं। और निकाय चुनाव को लेकर के उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी तैयारियां पूरी होने की बात कही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने कहा है कि कुछ जगहों पर मतदाता सूची में त्रुटियों की बात भी सामने आ रही है। निकाय चुनाव के लिए जो मतदान सामग्री और हमने पूरी तैयार कर ली है। अभी थोड़ा सा शिकायत आई थी कि कुछ जगहों पर मतदाता सूचियों में कई लोगों के नाम नहीं चढ़ पाए हैं, इसलिए हमने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो 1 हफ्ते का अभियान चला के फिर हमें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट दें, ताकि वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा सके। और हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे के पास 3 दिन बाद फिर से एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। आपको बता दें कि शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले में बताया कि कंट्रोल रूम को स्थानीय लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद से पुलिस ने यहां पर पहुंचकर छानबीन शुरू की।
बॉडी जो मिली है उसकी शिनाख्त नहीं हुई है और काफी दिन पुरानी लग रही है, 5 से 7 दिन पुरानी लग रही है। और किन परिस्थितियों में ये यहाँ पर पहुंचा और क्या कारण था, पोस्टमार्टम के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी और शिनाख्त के बाद भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाती है। और सफाई व्यवस्था में लगाए गए कर्मचारियों के वेतन के नाम पर फर्जीवाड़े की जांच पूरी हो गई है। तकरीबन 100 कर्मचारियों के वेतन का फर्जीवाड़ा भी सामने आया है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी देहरादून को सौंप भी दी है। देखिए, इसमें एक समिति बनाई गई थी जांच के लिए। तो जांच के दौरान समिति के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत किए गए, उससे यह स्थिति प्रकाश में आई है कि नगर निगम में 100 वार्डों में लगभग 110 स्वच्छता समितियां बनी गई थी। तो बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व जो है स्वच्छता समितियों को भुगतान किया जाता था और वो स्वच्छता समितियां जो हैं और उत्तराखंड एसटीएफ ने एक ऐसे राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर दिल्ली एनसीआर से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कारगिल शहीद के परिवारों को अतिरिक्त पेंशन, अन्य आर्थिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगी करता था। देखिए, कुछ समय पूर्व हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक वरिष्ठ नागरिक थे, उनका बेटा जो था, जो कि सेना में कैप्टन थे और कारगिल युद्ध के दौरान जिनकी जो शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पर कुछ लोगों ने संपर्क किया और कहा कि जो आपको कुछ एडिशनल ग्रांट मिली थी वो आपको नहीं मिली, आपने समय से फॉर्म नहीं भरा है, हम आपको पर ईयर 12 लाख रुपए की ग्रांट दिलवाएंगे। इसकी और रक्षा मंत्रालय से अपने आप को पोस्ट किया कि हम रक्षा मंत्रालय से बोल रहे हैं। तो उस तरह से करके उन्होंने अन्य लोगों के नंबर दिए कि हमारे सीनियर से आप इनसे बात कर लीजिए, ये करवा सकते हैं। तो इस तरह से विक्टिम को एंगेज किया और उन्होंने प्रोसेसिंग फी के नाम पर, एनओसी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जागेश्वर का दौरा किया था, जिसके बाद से जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत लाइटिंग के लिए केबल बिछाने का काम चल रहा है। इसी को लेकर के कार्यदायी संस्था पूरे मंदिर में खुदाई कर रही है और इस दौरान श्रमिकों को केदारनाथ और जागेश्वर मंदिर के ठीक पीछे जमीन में प्राचीन शिवलिंग मिला है। यहाँ पर जागेश्वर धाम में यहाँ पर ये खुदाई का काम चल रहा है। यहाँ पर लाइटिंग होने वाली है। आज ये खुदाई के दौरान अचानक यहाँ पर कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों को शिवलिंग मिला है। उसे देखने के लिए भारी संख्या में यहाँ पर भी भक्तजन पहुंचे हुए हैं और भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। आगे देखा जाएगा कि इसका इस शिवलिंग को क्या किया जाएगा, एयर साइंस में क्या निर्णय लेगी, वो अभी जल्द ही इसकी बात हो जाएगी। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल के मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई पर चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। वहीं मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एक बेंच ऋषिकेश के आईडीपीएल में शिफ्ट करने के आदेश पर हाईकोर्ट गंभीर है। दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो माननीय चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया। इनिशियली तो जब वो वीसी पे थी, राधा रतूड़ी जी और आरके सुधांशु भी उसमें जुड़े हुए थे, उसमें एक ऑर्डर हुआ कि आईडीपीएल में हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाए और एक बेंच नैनीताल में रहेगी। उसके साथ साथ ऐसा क्यों करा, उन्होंने उसके कारण भी बताए चीफ जस्टिस महोदय ने, और कारण बड़े वाजिब थे। लिटिगेंट्स को लेकर के था, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को लेकर के था। जो गोलापार हाईकोर्ट शिफ्ट होनी थी, वहां पर पेड़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने और आपको बता दें कि जो यूनियन बैंक है वो लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने और लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में यूनियन बैंक ने राजपुर रोड स्थित शाखा में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग ब्रांचों के आवेदनकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराया गया।
देखिए एमएसएमई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है तो और बहुत तेजी से इसमें ग्रोथ हो रही है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस एमएसएमई की जर्नी में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ भागीदार बन रहा है, जिसमें एमएसएमई सुविधा हमारे पास है, जीएसटी गेन है, हमारे पास सीजीटीएसएमई स्कीम के तहत स्कीम्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए हैं, डॉक्टर्स के लिए हैं। और अल्मोड़ा के सोमेश्वर में भारी बारिश हुई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि बादल फटा है। बादल फटने के कारण कई घरों में पानी भी भर गया। हालांकि जंगलों में लगी आग से राहत जरूर मिली है। और अल्मोड़ा के विधानसभा सोमेश्वर के चनौदा क्षेत्र में हुई भारी बारिश से तबाही मच गई है। आपको बता दें कि कई ग्रामीणों के घरों और दुकानों में मलबा तक घुस गया है, जिसे बड़े बड़े बुलडोजरों से हटाया गया। हालांकि वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई, जबकि एक वाहन मलबे में दब गया। बादल फटा हमारे छतार के जंगल में, जिससे वहां से इतना मलबा आ गया कि हमारे 2-3 तो गौशालों के अंदर घुस गया। यहाँ ये गाड़ी तक बह के नीचे रोड से नीचे पहुंच गई है। और यहाँ पर मिक्सर मशीन थी वो बह गई। कई मकानों में पानी घुस गया। हमारे पंचायत घर तो भर गया है पानी से। उसे जितने भी दस्तावेज थे पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए। इधर गांव को एक लिंक रोड हमने बनवाई हुई थी, जो मुख्य रोड से गांव तक लगभग 700 मीटर बन गई थी, वही पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई। जगदीश चंद्र भट्ट जी के मकान आधा दब चुका है। और अपने मिनराल जी थे, उनकी बाइक रखी हुई थी, स्कूटी, वो बह के रोड पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो इतना नुकसान हो गया। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।